अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उस्ताद अहमद कसाना। दो बड़े लोगों की डेथ हुई है और एक तो आपने पता आपको लगा होगा, पाकिस्तान में तो ख़ैर बहुत बड़ा नाम उनको भी लोग याद कर रहे हैं, उसी तरह जिस तरह कि भारत में किया जा रहा है। जनाब दिलीप कुमार साहब और जिनका नाम यूसुफ खान था, पेशावर के मोहल्ला खुदादाद से उनका ताल्लुक़। और फिर बहुत बड़ी एक उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से आज इंटरनेशनल मीडिया में भी उनके ऊपर कवरेज हुई है। और बहुत बड़ा नाम, यानी जिन लोगों ने भी पिछले 50-60 साल में इंडियन सिनेमा देखा है, वो उनका ज़िक्र किए बगैर रह नहीं सकते। बहुत बड़ी शख्सियत। और फिर इनके साथ-साथ 2-3 दिन पहले आपने खबर पढ़ी होगी कि फादर स्टैन स्वामी, जो कि ट्राइबल लोगों के जो राइट्स के लिए लड़ते थे वहाँ पे और बहुत बड़ी आवाज़ थे, उनकी डेथ हो गई अंडर कस्टडी। अब एक तो ये नेचुरल डेथ है और दूसरी जो है फादर साहब की, वो मेरा ख्याल है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है। अब उस पे हम बात करेंगे आज कि ये क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ है और दोनों का कंट्रीब्यूशन, और दोनों के हवाले से हम थोड़ा-सा एक क्रिटिकल एनालिसिस भी देखेंगे। और चलते हैं भारत और बात करते हैं जनाब जॉन डयाल साहब से, डॉक्टर जॉन डयाल। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जॉन भाई, सबसे पहले तो अफ़सोस का इज़हार करूँगा मैं अपने बिहाफ़ पे भी और अपने व्यूअर्स के बिहाफ़ पे भी, दिलीप कुमार साहब की डेथ के ऊपर भी और फादर स्टैन स्वामी साहब की डेथ के ऊपर भी। तो सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं दिलीप कुमार साहब की। आपने चूँकि एक अरसा गुज़ारा है सहाफ़त की दश्त की सयाही में, तो आपने मूवी क्रिटिक्स के तौर पे भी आप काम करते रहे हैं, लिखते रहे हैं। तो मुझे ये बताएँ कि किस तरह आपने उनको पाया, दिलीप कुमार साहब को, इतना बड़ा नाम, कैसे उन्होंने ये सब कुछ अचीव किया जी? मैं सिनेमा का स्टूडेंट हूँ, उस पे अरसे से लिख रहा हूँ। जी। अब थोड़ा कम है, पहले बहुत लिखते थे। तो पहली बात तो ये है कि दिलीप साहब का जाना ये सब कॉन्टिनेंट के लिए लॉस है। हाँ, ठीक बात। सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरा सब कॉन्टिनेंट जहाँ पे किसी टाइप की हिंदी उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, ठीक बात। उसके लिए और उनकी कल्चरल डेवलपमेंट का एक मार्क था, ये माइलस्टोन था। और इसका जाना बहुत ही गमगीन भी है, मगर इस उम्र में तो माशाल्लाह सेलिब्रेट ही किया जा सकता है। दुख तो है, हाँ, मगर 98 की। इतने अरसे से बीमार थे, तो ये दिन आज नहीं तो कल आना था। और हाँ, खुदा ने जितनी उनको बख्शी थी, बिल्कुल। उन्होंने बाइज्जत बिताई हाँ। और पूरे सब कॉन्टिनेंट के कल्चर को एनरिच किया। हुँ। उनकी जैसी उर्दू शायद कोई बोलता नहीं था, हाँ, उनकी ये जैसी हिंदुस्तानी हाँ, कोई बोलता नहीं था, उनकी जैसी अंग्रेजी तो लोग बोलते थे, मगर उनके अंदाज में कौन बोल सकता था। हाँ। जैसे वेस्ट में एक दो नाम है जिनको मेथड एक्टर्स कहा जाता है। हाँ। म्यूटिनी ऑन द बाउंड्री के स्टार हैं, या एक दो और हैं, यूरोप में हैं, कहता मेथड एक्टर। हुँ। हिंदुस्तान में कैरेक्टर के अंदर जान डालता था, चाहे कैसा भी कैरेक्टर हो। हुँ। दिलीप साहब का उसमें बहुत माहिर थे। और ये जब आए थे, ये आज़ाद हिंदुस्तान आज़ाद हो ही रहा था, उसके पहले किसी या पहले फिल्मों में आप। आए थे। तो एक तो उन्होंने एक नया किरदार बनाया, जो ये नए सब कॉन्टिनेंट को आवाज़ देता था, नॉन कलोनियल, कलोनियलिज्म से बाहर उठ के, और उसी भाषा में इंटरप्रेट करता था इश्यूज, सोशल इश्यूज को हाँ। और पर्सनल इश्यूज को, प्यार औरत और मर्द का हुँ। अपने बाकी लोगों से। और जो ड्रामा में वेरियस फैसेट्स हैं, ट्रेजेडी, ह्यूमर और सोशल एक्टिविज्म, एक्शन, सब में किस तरीके से करना है, अपने उन्होंने बेंचमार्क बनाए। सही बात। तो अगर आप तलवारबाजी वाला हीरो मांगते हैं, घुड़सवारी वाला, तो उनके जैसा आन और वगैरह वगैरह में कौन कर सकता है। और ठीक अगर है। आप चाहते हैं कि एक रोमांटिक हीरो हाँ। जो कि किसी का रेप नहीं कर रहा है, किसी को उठा नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है,
किसी को परसू नहीं कर रहा है, बल्कि औरत और मर्द में एक तरीके से अपने आप को औरत के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमजोर बनाकर जिस तरीके से रिलेशनशिप गाता है, जब वो राज कपूर और नरगिस और ये वो पियानो पे गाना गाते हैं, आज किसी की जीत हुई है, आज किसी की हार हुई है, क्या 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 बात थी। और उसके बाद ट्रेजेडी किंग बन गए, ट्रेजेडी किंग। और देवदास में हालांकि शराब पीना उस हद तक बहुत बुरी बात है, मगर जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को वल्नरेबल बनाया और किस तरीके से ट्रीट किया बाकी लोगों को, कह सकते हैं, हालांकि थोड़ी सी मिसोजिनी भी होती है अपने आप में। अब लोग उसको कॉपी ही कर रहे हैं पूरे, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सब सारे हीरोज कहीं ना कहीं उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो बात की ना अभी जो आपने बात की मेथड एक्टर की, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जरा देखिएगा। ये आज बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी वही बात लिखी है जो आपने कही है कि दिलीप कुमार फिल्म स्टार हु ब्रॉट रियलिज्म टू बॉलीवुड डाइज एट 98, वन ऑफ इंडियाज अर्लीस्ट मेथड एक्टर्स। He was the last survivor of a triumvirate of actors who ruled Hindi cinema in the 1950s and 60s. तो सेम वही बात जो आपने की थी वो न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो उनके चेहरे का एक मसल हिल जाए, आंख ऊपर से नीचे हो जाए, पलक झपक जाए, होंठ के किनारे या ऊपर या नीचे, पूरा एक आधी किताब एक क्षण में आ जाती थी। तो 1-1.5 सेकंड में उनको की आंखों में जब आंसू आते थे या रोना आता था, और आप पता है कि कितना पूरा 1-2-5 सफ़ा एक झलक में चला जाता था। और यही उनका ह्यूमर है, जो ये जो आपने दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीर, वो उसी सीन्स की बात की फोटो होगी, ये स्टेज फोटो है। मगर जब वो पियानो पे गाना गाते हैं तो उसमें किस तरीके से दोस्ती भी है, प्यार भी है, हार भी है, टूटा हुआ दिल भी है। कितने लोग एक ही सीन में इतनी चीजें बात कर सकते हैं। क्या बात। और जबकि कैमरा उनके ऊपर तो है, मगर बाकी जो उनके साथ यहाँ पे राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार तो उस जमाने के किंग थे। बिल्कुल, ट्रायम्विरेट सही कह रहे हैं, ट्रायम्विरेट किंग थे। और कंपैरिजन में उस जमाने के जो हॉलीवुड के बादशाह थे 5-7, उनसे कतई भी कम नहीं थे। एब्सोल्युटली, पूरा एकदम चैलेंज करते थे वहाँ पे। और अगर उस जमाने में आज की तरह क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस होते तो वहाँ पर भी अभी भी इनको अगर डब कर दें आप नीचे अंग्रेजी में, स्पेनिश में, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, हाँ, स्ट्रॉन्ग चलेगा। और फिर उनके बाद है इन्होंने फिर जिस तरीके से साथी हाथ बढ़ाना, ये जो नेहरू के ज़माने में डेवलपमेंट हुआ, सेक्युलरिज्म का हुआ, जहाँ पे बताया गया कि आज के मंदिर, ये डैम्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें इन्होंने फिल्में बनाई और बहुत ही उम्दा फिल्में बनाई। और फिर वैजंतीमाला के साथ तो बहुत फिल्में बनाई इन्होंने, और उसमें क्या खूबसूरत गाने थे। और क्योंकि ये लोग थे तो बाकी जो लोग थे कोऑपरेट कर रहे थे कहानी को आगे बढ़ाने में, गीत लिखने में, गीत गाने में, इनके वजह से वो भी अपने एकदम निखर के आते थे। कोई भी जो गाना गाएगा, अगर उसको पता है कि दिलीप के मुंह पे आना है ये गाना, तो वो तो मेरा ख्याल है उस रात तो सोता नहीं होगा। कितनी बारी रिहर्सल करके। तो वहाँ पे इनका है कि इन्होंने सिर्फ अपनी ही शोहरत नहीं बढ़ाई, अपने किरदार से, अपने वजूद से, अपने प्रेजेंस से, सारे एकदम जो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए बाकी उनको भी एक तरीके से कैटलाइज किया। जिस तरह वो कहते हैं कि लार्जर देन लाइफ, वो इस तरह का कैरेक्टर है वो। और जहाँ और बाकायदा किसी से डरते नहीं थे, खुदा की बंदगी करते थे, मगर डरते नहीं थे। और आपने ये जो बात कही ना, ये जॉन भाई, इसमें मुझे याद आ गया एक वाकया, जब उन्हें पाकिस्तान ने अवार्ड दिया था और मेडल दिया था, हाईएस्ट मेडल दिया था। जब वो गए तो उसके ऊपर उन्हें बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था और कहा गया था कि वापस करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वापस नहीं करूंगा, क्योंकि इससे फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात मजीद खराब हो जाएंगे।
यानी आप देखें कमाल किस्म का वो डिप्लोमेटिक आंसर उन्होंने दिया और वो डरे नहीं है। नहीं, और क्यों डरेंगे? हाँ, क्योंकि वो अनडिवाइडेड इंडिया में जो आज बिल्कुल पाकिस्तान है, वहां पे पठान परिवार में पैदा हुए बिल्कुल और पार्टीशन के पहले हिंदुस्तान आए थे। एब्सोल्युटली। तो वहां पे अगर आप उनको भाईचारे में दे रहे हैं, उनको हाँ भी अपना बेटा कबूल करके हाँ उनकी शान में ये कर रहे हैं, तो क्यों ना लिया जाए? हाँ और बिल्कुल ये मेरा ख्याल है जो एनआरआईज में भी जो प्री पार्टीशन गए हैं, वो हाँ तो अपने ही ये लोग ना, बिल्कुल बिल्कुल चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या ईसाई हो या कम्युनिस्ट हो, हाँ सही बात। और बाकायदा। तो ये दिलीप साहब को किस तरीके से, एक तरीके से आप उनको याद करेंगे, ये भी अपने आप में आपको अंदर से ढूंढना पड़ेगा। कैसे याद करें? जैसे उस यार आदमी को याद करें जो कि प्रोटेस्ट मीटिंग्स में आके बोल देता था, जब आर्टिस्ट की यूनिटी की बात आती थी, जब सेक्युलरिज्म की बात आती थी, हाँ तो वो सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, मोदी की हो या किसकी हो, उससे डरते नहीं थे। और मेरा ख्याल है पिछले 10 साल में उनकी सेहत इतनी खराब हो गई थी कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। हाँ मगर अगर सेहत ठीक होती तो मेरे को यकीन है कि आज वो बोलते। वो बोलते और फादर स्टैन स्वामी के हवाले से भी जरूर बोलते। आप जरा फादर जी के बारे में बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब। इसमें जरा थोड़ा सा मुझे बताएं कि एक तो यह है कि थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड बता दें। जो लोग एक हमारे तो पाकिस्तान में जो उनका बैकग्राउंड ज्यादा नहीं जानते हैं, मैं उसके बताता बारे हूँ में मैं। थोड़ा सा जरा बता दें कि जी वो। शुक्रिया। हाँ, आपने पूछा उसके लिए शुक्रिया। एक बात तो कनेक्शन इन दोनों में, दिलीप में कनेक्शन ये है, दिलीप बीमारी से 98 साल की उम्र में, बहुत साल बीमार रहने के बाद, हाँ अस्पताल में पूरे डॉक्टर की कोशिश के बावजूद उनको जो उम्र दराज की गई थी, अल्लाह ताला ने, उसकी वजह से वो गए। ठीक। स्टैन सिसक सिसक के ओए होए, सरकार के बदतमीजी से, सरकार के क्रूल तक, सरकार के जानबूझ के सबक सिखाने की वजह से मरे। और ऐसी मौतों को अगर हम कहें कि इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, खून है, तो हमको, मैं किसी भी कोर्ट में अपने आप को डिफेंड कर पाऊंगा। क्योंकि जहाँ पर आदमी 84 साल का है, हाँ, जिस इलाके में वहाँ पर काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, उनके साथ मिल के काम नहीं किया, मगर मेरी उनसे बहुत दोस्ती थी, ईसाई होने के अलावा भी। वो तो है ही दोस्ती, उसके अलावा भाईचारा था, कम्युनिकेशन थे, मैं उनसे जाके मिलता था। तो उनको 84 साल में पार्किंसन की डिजीज है, हाथ कांप रहे हैं, कप चाहिए, कप में स्ट्रॉ चाहिए, जो बच्चों को दिया जाता है दूध पीने के लिए, और आप 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते उस एप्लीकेशन पे बैठे रहेंगे। यानी एक स्ट्रॉ लेने के लिए भी उनको अदालत में जाना पड़ता है। और दूसरे लोगों को जो उनके साथ अरेस्ट हुए हैं, चप्पल लेने के लिए, ऐनक लेने के लिए। ये जब सरकार कर रही है इन 16 लोगों के साथ, और इनको कह के इनके थ्रू इन पे अपनी बर्बरता दिखाने के बाद वो बाकी हमारे जैसे लोगों एक मैसेज देना चाहते हैं, सबक, एक मैसेज देना चाहते हैं, एक सबक सिखाना मांगते हैं कि हमारे हाथ में चाबुक है, चुप रहो, बोलो मत। और खासकर स्टैन और ये बाकी लोग, इनको चुप कराने का मतलब है कि आप हर ट्राइबल को, हर आदिवासी को, बिल्कुल, हर मूल निवासी को, जिसको हम कहते हैं, जो कि हम लोगों के शायद आने से पहले ही यहाँ पर था, शायद लाखों सालों से, आर्यंस के आने से पहले, इवन ड्रेविडियंस के आने के पहले, क्योंकि हम लोग भी हड़प्पा से नीचे गए, उनके पहले थे ये घने जंगलों में, वही उनके ईश्वर थे, वही उनका खाना था, वही उनका इकोलॉजी थी, और उसको आप छीन रहे हैं, अपने दोस्तों को दे रहे हैं कि खदान उसमें बना लो, अपने दोस्तों को दे रहे हैं जंगल काट लो, अपने दोस्तों को दे रहे हैं कारखाना बना दो, हवा और पानी को खराब कर दो, और इनको कह रहे हैं हम आपको मुआवजा दे देंगे। क्या मुआवजा देंगे आप? जिसका आप दिल छीन रहे हैं, उसको, उसका दिल चुराने के लिए आप क्या मुआवजा दे सकते हैं? और स्टैन और के जैसे बाकी लोग कह रहे थे अल्तवासियों के साथ काम करके कि चुप मत रहो, बोलो। झारखंड में ही 3000 ट्राइबल्स कैद में हैं, क्योंकि उन्होंने
स्टैंड की तरह आवाज उठाई। यूआपा में नहीं और कानूनों में भी 3,000, और बाकी हिंदुस्तान में क्या इमदाद है क्योंकि पुलिस बताती नहीं है तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। जॉन भाई, ये जो यूआपा है, यूआपा के अंदर यानी जिसके ऊपर आप अलेज करते हैं उसके कोई राइट्स नहीं होते, उसके कोई आप नहीं, मतलब यूआपा में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के काफ़ी राइट्स हैं कि उसको वारंट की ज़रूरत नहीं है, उसको स्टेट गवर्नमेंट्स की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, वो आपका कंप्यूटर ले जाए, आपकी अलमारी ले जाए, आपकी किताबें ले जाए, उसको किसी से पूछने की नहीं है। मगर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गैर सिटीजन, जब वो जेल में जाता है तो उसकी बेसिक ह्यूमन राइट तो नहीं खत्म हो जाती ना। उसकी सांस लेने की राइट, उसकी बीमार में दवाई की राइट, उसका पानी पीने की राइट, उसको जो ह्यूमन डिग्निटी है, उसको टॉयलेट जाने की राइट, सर्दी में कपड़े ओढ़ने की, सर्दी में कपड़े ओढ़ने की राइट, गर्मी में हवा की राइट, ये तो कोई कानून नहीं ले सकता ना। एब्सोल्युटली। तो कोई यूआपा का हो, यूआपा का बाप भी कोई कानून बनाएंगे नहीं ले सकता, क्योंकि ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आ जाते हैं। सरकार की राइट और इंडिविजुअल की राइट में की क्लैश की बात नहीं है। तो बेसिक ह्यूमन राइट किसी भी सिटीजन को, चाहे जब तक कि उसको फांसी ना दी जाए। आप जानते हैं कि जिसको फांसी की सजा हो गई है और फांसी की डेट मुकर्रर कर दी गई है, उसको भी अगर वो बीमार है, चोट है, तो पहले उसका इलाज किया जाता है। आप जानते हैं। तो फिर ये जो सिचुएशन देख रहे हैं, जो अभी हमने देखी है, इसको तो देखते, जैसे मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में भी ये कहा था कि मुझे तो ये नेचुरल डेथ नहीं लग रही, मुझे तो ये मर्डर लग रहा है। नहीं, ये तो इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। मरे तो कोविड हो गया था, पार्किंसन पहले से था, लंग्स कोविड में, जैसे मेरी पत्नी को भी कोविड हो गया था, उनके भी लंग्स में बहुत इम्पैक्ट हो गया। हिंदुस्तान में जो कोविड हो रहा है, लोगों के लंग्स में बहुत इम्पैक्ट हो जा रहा है। तो अब 84 साल के पार्किंसन डिजीज वाले को कोविड भी दिला देंगे और फिर उसको जेल में भी रखेंगे, पानी भी नहीं मिलेगा, इलाज भी नहीं मिलेगा, और बेल तो देंगे ही नहीं। और जज क्या कहता है? जज तो कह रहा है एक तरीके से बिना ट्रायल के कि आप गुनहगार हैं, इस वजह से आपको बेल नहीं दी जाएगी, क्योंकि देश को बड़ा खतरा हो जाएगा और देश पसंद नहीं करेगा, नापसंद करेगा। मतलब एक इडियोलॉजी देखा था। देश का मतलब है कि मैं नहीं, देश का मतलब है हमारी सरकार के जो वोटर हैं, वोट बैंक है, वो लोग उनकी कॉन्शियंस के ऊपर आप कानून बना रहे हैं। तो स्टैंड की व्याख्या हो रही है। द हिंदू में ये रिपोर्ट आई है कि सैडन्ड बाय फादर स्टैन स्वामीज डेथ, यूएस कह रहा है। और ये देखें, ये मुजाहरे भी हो रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि सॉरी स्टैन वी फेल्ड यू, और ये भी लोग सामने आए हैं, बाहर सड़कों पे हैं। और साथ साथ में देख रहा था कि जो उनकी स्टेटमेंट आई है, जॉन भाई जरा देखिए, कि वो कहते हैं वी आर सैडन्ड बाय द डेथ ऑफ फादर स्टैन स्वामी, a Jesuit priest and tribal rights activist who died in Indian custody under charges of the Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. We call on all the governments to respect the vital role of human rights activists in healthy democracies. अब ये क्या बात हुई कि all the governments, यानी बात आप फादर स्टैन स्वामी की कर रहे हैं और आप पूरी दुनिया को अपील कर रहे हैं कि जनाब आप इस तरह की चीजें ना करें। यानी इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट क्यों नहीं ये इन्होंने इसको मुर्द इल्जाम ठहराया जी? अब ये हिंदुस्तान बाकी देशों की तरह बहुत बड़ा मार्केट है, सिर्फ फैशन की चीज़ों के लिए नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, उससे ज़्यादा हथियार, हवाई जहाज, पानी के जहाज, गोलाबारी, असला, इतनी बड़ी मार्केट को कौन नाराज करेगा? इतनी बड़ी मार्केट को। और वही मैं कहता हूँ, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड कोर्ट तो जा नहीं सकते इस इशू को, तो बाकी लोगों से मेरा ख्याल है कि मोदी जी फायदा उठा रहे हैं। बाकी लोगों से सिर्फ यही कह सकते हैं हम कि आप हो सके तो ये हमारे यहाँ की सरकार है उसको शर्मिंदा कीजिए। मगर हमारे यहाँ की सरकार ढीठ सरकार है, उसके ऊपर गेंडे की खाल है, टेफलॉन स्किन है। कुछ उसको पता है कि जब तक हम इनसे करोड़ों का माल, हजारों करोड़ों का माल खरीदते रहेंगे, हमको क्या परवाह है, और ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। एक दो दिन हल्ला मचाएंगे, फिर चुप हो जाएंगे। तो ये हिंदुस्तान की सरकार एकदम काउंटर अटैक करती है। जब भी यूनाइटेड नेशन से कोई आती है कि ये गलत हो रहा है,
इमीडिएटली करती है कि आप इस पे होते भी कौन यूएन हो। ने बोला है, यूएन ने कंडेम किया हाँ, है इसको, लेकिन सारे बस यूएन के नहीं, क्योंकि भारत की सरकार कहती है कि आप कौन होते हो हमारे इंटरनल मामलों में दखल हाँ देने के बाद हाँ में, आप कौन होते हो। स्टैन स्वामी को हमने हिंदुस्तान के कानूनों के अंतर्गत कैद में रखा है और वो बीमारी से मरा है। तो हिंदुस्तान की ढीठ सरकार इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म को मानती नहीं है, अपने आप को ग्लोबल वर्ल्ड पीपल्स कोर्ट हाँ के सामने नहीं आना मांगती है कि यहाँ पे स्टैन मर गए, मगर हजारों और लोग यूरोपा में कैद हैं, हाँ जिनमें कई हमारे दोस्त हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं साई बाबा, वो व्हीलचेयर में है, उनको टॉयलेट ले जाने के लिए दो कैदी उठा के ले जाते हैं, साफ करते हैं और फिर आके उनको बिस्तर पे लिटा देते हैं। जेल में है, कहाँ भागेगा वो आदमी। आपने उसके घर से उसके कंप्यूटर उठा लिए, उसकी किताबें उठा ली, अब उसको घर पे रहने दो भैया, मरना है जीना है खुदा के ऊपर छोड़ दो। क्यों उसको कैद में रखा हुआ है, क्यों इन 16 लोगों को कैद में रखा हुआ है एक ऐसे जुर्म में जो जिसके ऊपर बच्चा भी अगर पढ़ेगा तो हंसेगा कि क्या बकवास है ये। हिंदी की फिल्मों में भी दिलीप कुमार की क्या, अमिताभ बच्चन की क्या, किसी अरे गहरे नत्थु गहरे एक्टर की फिल्म में भी ऐसा प्लॉट नहीं होता। तो जब ये सरकार करती है तो मैंने कहा था आपको कि ये डिलिबरेट एक्ट है होता है, और उसका मतलब होता है कि चुप्पी साधे रहो वरना आपके साथ भी ये होगा। और अगर आप चुप्पी साधे रहोगे तो ये जंगल, जमीन, पानी, खनिज, ये हम अपने दोस्तों को बेचते रहेंगे और आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, आपकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये जो माहौल है जॉन भाई, ये तो फिर एक खौफ का माहौल है जिसमें ना कोई बात कर सकता है, ना कोई अपनी आवाज निकाल सकता है ऊंची, ना कोई क्रिटिसिज्म कर सकता है। तो ये तो फिर डेमोक्रेसी तो ना हुई, ये तो एक इंतहाई खतरनाक सूरत है। आजकल कोविड है तो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में तो आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, लोग आएंगे ही नहीं डर के मारे। सरकार का डर ना हो, कोविड का डर लगा, मगर उस डर को, उस खौफ को जो बीमारी से आया है उसको आपने 1000 गुना खौफ पुलिस का और अपना खौफ बना दिया है कि आपको हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं अगर आप आ रहे हैं। कितने बच्चों को, स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स को सिर्फ फेसबुक पे कुछ लिखने के लिए जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल दिया। हाँ। और अगर वो मुसलमान है तो बेल होना बड़ा और भी मुश्किल हो जाता है। हिंदू है, एक्टिविस्ट है, कम्युनिस्ट है, तब भी बेल लेना मुश्किल है। मगर उसके ऊपर एक परत अगर धर्म की भी आ जाए तो एकदम नामुश्किल हो जाएगा। एक पत्रकार अभी सड़ रहा है जेल में क्योंकि वो मुसलमान था, और यूपी में इन्वेस्टिगेशन एक क्रिमिनल केस की करने गया था, केरला का है, हमारी स्टेट का है। तो ये जो खौफ की लेयर्स करती हैं, क्या होगा, डेवलपमेंट कुछ हो रही है। आज दिल्ली में 100 हिंदुस्तानी रुपये पर लीटर पेट्रोल है, हो गया। 100। और जब कांग्रेस की सरकार थी 40, 45, 47 हो जाता था तो भाजपा के लोग मोदी समेत सड़क पर आ जाते थे। और ज्यादा बात नहीं है ये, 8 साल पहले की बात है। और दूसरी तरफ देखें ना, जो रफाल का वो जो केस निकला है, वो भी आप देखें कि वो भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बनने जा रहा है। रफाल के केस को हिंदुस्तानी पत्रों अखबारों ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, फ्रांस ने कर रहे हैं। फ्रांस ने किया। हाँ, अभी फंस गए हैं क्योंकि फ्रांस के अखबारों पे तो इनका जोर नहीं है, फ्रांस की कोर्ट्स पर इनका जोर नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति को नहीं कह सकते कि भैया कोर्ट को कह दो, नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते ना। वहाँ पे जुडिशियल सिस्टम फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे प्रेसिडेंट कहेगा भैया मैं मजबूर हूँ, एक दो और आप खरीद लीजिए, मैं थोड़ा दाम कम कर दूंगा, ये कह सकता हूँ। नहीं कह सकता। आखिर में सिर्फ एक चीज मुझे बताइएगा कि जो आज कैबिनेट चेंज हुआ है, शफल हुआ है, क्या ये इस चीज का इकरार नहीं है, क्या इस चीज का कन्फेशन नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो मिजरेबली फेल हुई है रिसेंटली, स्पेशली इन कोविड, और आज सफल हुआ है उसमें सामने चीजें आ गई हैं। कोविड को तो इन्होंने लोगों को सांस लेना एक तरीके से मना कर दिया था, ऑक्सीजन उसमें नहीं थी। ऑक्सीजन भाजपा के एमपी वगैरह वगैरह होल्ड कर रहे थे, दवाइयाँ। किस तरीके से कोविड का सेकेंड वेव की मिसमैनेजमेंट हुई है आप जानते हैं ना।
क्रिमेशन ग्राउंड्स में जहाँ पे हिंदू लोग जलाए जाते हैं, क्यूज थी। हाँ, मैंने देखा था। कब्रिस्तान, मुसलमान और ईसाई कब्रिस्तानों में क्यू थी। हाँ, लास्ट कॉफिन, लंबी लाइनें दरवाजे से, कब्रिस्तान के दरवाजे से लेकर सड़क तक आ जाती थी। हाँ, और जिन्होंने हवाई जहाज से या ड्रोन से फोटोज ली, आपने देखा था ना किस तरीके से चिराग की तरह जल रहे थे। बहुत दिल खराब होता था, बहुत दिल खराब। दिल खराब क्या होता है, एकदम उल्टी भी आती थी और गुस्सा भी आता था। और गुस्से से जो पेट के अंदर बल पड़ जाते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक बात, ठीक बात। और हर घर में एक मौत है, हर घर में। मेरे घर में एक जमाना था, कुछ दिन के लिए, 3 हफ्ते के लिए मैं एक जगह अस्पताल में एडमिट था, मेरी बीवी एक दूसरे अस्पताल में एडमिट थी, मेरी बेटी 46 साल की तीसरी जगह। वो दोनों कोविड से और मैं सर्जरी से, हर घर में। और हम लोग तो आप कह सकते हैं खाते पीते लोग हैं, तो तब भी अरेंज कर सकते थे। गरीब क्या करता है, रिक्शे में मर रहा है, सड़क पे मर रहा है, इमरजेंसी वार्ड की डोर, सड़क के उसके दरवाजे पे मर रहा है, एडमिट भी हो गया है। तो डॉक्टर कह रहे हैं जितनी देर तक ऑक्सीजन चल सकती है उसके बाद हम क्या करेंगे। किस तरीके से लोगों ने सिसकी ले लेके बहुत दम घुट गए। वेरी वेरी सैड, वेरी सैड। जॉन भाई, हम दुआ ही कर सकते हैं, आप भी दुआ करें। और उसका जुर्म, हाँ, वो भी जुर्म है। सरकार का है, प्लान करे, चोरी करे, खरीदे, कुछ करे, हवाई जहाज लगाए, रफाइल लगाए, ऑक्सीजन लाए, हाँ तो और क्या, हर अस्पताल में दे, गरीब को टीका लगाए, मुफ्त लगाए। लाशें आ गई हैं, अस्पताल 16 लाख, 20 लाख, 25 लाख का बिल दे रहे हैं, क्योंकि वेंटिलेटर का 1.25 लाख हर रोज का बिल होता है हिंदुस्तान में। तो पाकिस्तान की तकरीबन ऑलमोस्ट 2 लाख का हो जाएगा। बिल्कुल। उसमें तो करोड़पति भी कुछ नहीं 2-4-5 दिन के बाद क्या कर पाएगा, क्या कर गया। सही बात, क्या कर पाएगा। बस तो ये जो आज का जो हम गुजरे हैं, और दिलीप कुमार ने एक गाना गाया था, दिल दिया दर्द लिया ना, किस 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 बयार से गुजर रहे हैं हम। वो मैं क्या गाना नहीं मांगता क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सपोज हो जाऊंगा, वो उसमें जो उनका दर्द था, बिना आंसू लाए आप पिछले 3 महीनों को बयान नहीं कर सकते। क्योंकि कोई गैर नहीं मर रहे थे, हमारे दोस्त अपने मर रहे थे, हमारे रिश्तेदार, जिन लोगों के साथ मेरा रोज उठना बैठना था, लाइब्रेरी में, क्लब में, जर्नलिस्ट 300 जर्नलिस्ट मर चुके हैं, 800 डॉक्टर्स और लाखों। और ये है, जबकि हम जानते हैं और सब जानते हैं कि रिपोर्टिंग जो हुई है इसकी, उसमें कितना अंडर रिपोर्ट हुआ, कितना अंडर रिपोर्ट हुआ। सही बात। अल्लाह ताला खैर करे। जॉन भाई, हम आपकी इन फीलिंग्स के साथ बिल्कुल अपने आप को सहमत हैं, हम समझते हैं आपकी बात को, और दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इनको सीधे रास्ते पे लेके आए और इनको बताए कि अपनी आवाम के लिए कुछ करें, और आप जैसे जो लोग हैं उनसे कुछ मशवरा कर लिया करें, सीखें कुछ उनसे, तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जी। जी हाँ, क्योंकि अल्लाह के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा। और अल्लाह ने हमको हाथ दिए हैं, मुंह दिया है, दिमाग दिया है, आँख दिया है, और ये हक दिया है कि हम बोलें। और ये जो सिचुएशन है, ये ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है कि इसमें आप ज्यादा बोलें और बिना खौफ के बोलें। ठीक, हर मौका मिलता है उसमें बोलें, और उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम आपके साथ हैं, आपके साथ इंशाल्लाह बोलते रहेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।